नमस्कार। क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा? क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा? चेहरा सलोना हो या बिगड़ा? सर पर घने बाल हो या हो वो गंजा? जिंदगी से सुंदर, जी हाँ, जिंदगी से सुंदर और यौवनमय नहीं कुछ भी। आओ मनाएं जश्न इस यौवन का। आओ मनाएं जश्न इस यौवन का जो है जिंदगी। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज जो शख्सियत हमारे साथ है, उन्हीं की ये जो प्रेरणादायक पंक्तियां हैं, मैंने अभी भी पढ़ी हैं। जानी मानी रंगकर्मी है, कवित्री है, लेखिका है, नाटककार है, लोक गायिका है। उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विभा रानी जी का। बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। धन्यवाद, आपने हमें याद किया और यहाँ आने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट्स प्रिविलेज टू हैव यू हियर। तो हमारे साथ एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, बेहतरीन कलाकार, दिल्ली रंगमंच में एक बड़ा नाम, आकाशवाणी की हमारी ए ग्रेड नाटक, वो हमारी जो क्या कलाकार हमारी आकाश, मैं इनको देखकर हमेशा खुश हो जाती हूँ और मैं बिल्कुल इतना अपनापन है इनके साथ और इनसे मैंने बहुत सीखा है। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं नमस्कार विभा जी, शी इज एन आउटस्टैंडिंग मेंटर। बिल्कुल विभा जी एक स्ट्रॉन्ग लेडी, शी इज अ स्ट्रॉन्ग लेडी वाकई, और बेहतरीन लेखिका है। तो आज हमें इनसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं सभी एस्टीम व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जो आपकी साहित्यिक यात्रा है, आप रंगमंच से भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि आप एक कलाकार भी हैं, गायिका भी हैं और बहुत कुछ है आप। तो मैं चाहूंगी आपका जो सफर रहा है हम उससे रूबरू हों। है, मैं अपने बारे में ये बताऊँ कि अगर लेखन की बात मैं शुरू करूँ, तो बहुत शुरू से मैंने जब मैं ग्रेजुएशन में थी, उस समय से लिखना शुरू किया था। जी शुरुआत में मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया, उसके बाद फिर मैं मैथिली की ओर मुड़ी, जो मेरी मातृभाषा है, मदर टंग है। जी और जी सबसे पहली कहानी मेरी मैथिली में छपी 1981 में। जी मिथिला मिहिर मैगज़ीन वहाँ मैथिली की निकलती थी बिहार से, पटना से, और वो इंडियन नेशन ग्रुप की मैगज़ीन थी। इंडियन नेशन इंग्लिश में अखबार निकलता था, आर्यावर्त हिंदी में निकलता था और मैथिली में पत्रिका, ये वीकली मैगज़ीन थी, मिथिला मिहिर, जो जी मैथिली में निकलती थी। तो उसमें जी एक नवतुरिया लेखन अंक, मतलब नवांकुर लेखन अंक कह सकते हैं, और मैं उस समय एमए में पढ़ रही थी, एमए में बस गई ही थी, एडमिशन ही लिया था। तो मैंने एक कहानी लिखी और लिख करके भेज दी। संयोग से वो छप गई और मैं रातों रात मैथिली साहित्य में मैं मशहूर हो गई। और उसके बाद फिर लेखन चल पड़ा, तो हिंदी में लिखा, मैथिली में लिखा, अभी भी लिख रही हूँ। मैथिली में लिखते हुए फिर मैंने ये महसूस किया कि मैथिली साहित्य को, मैथिली मिथिला की संस्कृति को, क्योंकि मैं मिथिला से हूँ, तो वहाँ की संस्कृति को, कला को, खान-पान को, गायन को और मैथिली साहित्य को मैं कैसे बाहर और भी लेकर के आ सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने मैथिली लिटरेचर के हिंदी अनुवाद करने शुरू की और अब तक मैंने 6 किताबें, लिली रे मैथिली की बहुत सीनियर राइटर हैं। अभी जस्ट 26 जनवरी को उनका 88 बर्थडे हम लोगों ने मनाया, 88वां बर्थडे हमने मनाया, और उस दिन हमने उनके 4 उपन्यासों की 2 किताबें हमने रिलीज़ की, पब्लिश की, जो प्रलेख प्रकाशन से पब्लिश हुआ था। और इसके अलावा मैंने हरिमोहन झा, जो साहित्य अकादमी विनर हैं, प्रभास कुमार चौधरी साहित्य अकादमी विनर हैं, लिली जी खुद साहित्य अकादमी विनर हैं, और तो उनकी किताबें हमने पब्लिश की। और इसके बाद और मेरी अपनी कहानियों की किताबें, 5-4 कहानियों की का संग्रह हिंदी में है और 2 कहानियों का संग्रह भी मैथिली में है। एक कहानी संग्रह भी आने वाला है शिवना प्रकाशन भोपाल से, और अभी एक नाटक आया है, प्रकाशित हुआ है। तो नाटक और कहानियाँ और कविताएँ, कविताएँ मैं कम लिखती हूँ, लेकिन अभी जब बीच में जो आपने कविता पढ़ी और वो एक ज़रूरत थी, उस ज़रूरत के हिसाब से मैंने कविताएँ और गीत लिखने शुरू किए हैं और लिख रही हूँ। तो बस साहित्यिक यात्रा यही है कि सब मिलाकर, कुल मिलाकर अभी कुछ 26 किताबें हैं और बाकी 10-12 किताबें अभी पाइपलाइन में हैं, जो धीरे-धीरे आएँगी। लिखना जारी है, 2 उपन्यास चल रहे हैं, जो साथ-साथ साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, और लिली रे का पूरा लिटरेचर, उसको कंपाइल कर, उसको ट्रांसलेट करके कंपाइल करने का काम ये मैं कर रही हूँ फिलहाल। क्या बात,
क्या बात। तो रंगमंच से भी आपका जुड़ाव रहा है, आप खुद एक बेहतरीन जी। कलाकार हैं। क्या कहेंगी किस तरह से लेखन के साथ-साथ रंगमंच की तरफ आपका जुड़ाव कैसे रहा? देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि मैं थोड़ा-सा मैं क्या कहूँ मैं लोगों के फ़ोकस में रहना मुझे बचपन से बड़ा अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि लोग मुझे जो है ना देखें, मुझे सराहें, मुझे समझें और उसके लिए 2 चीज़ें थी। एक एक तो ये था कि उसके लिए आपका खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है आपकी वो तरह। आप बहुत तो खूबसूरत हैं, आप बहुत जो मैं खूबसूरत हैं। जो मैं थी नहीं, तो उसकी आप वजह से हैं, अब आप हैं। वो अब आप कह सकती हैं, उस समय तो लोगों के घर पर जो जहाँ से मैं थी, मधुबनी से और छोटी-सी जगह तो वहाँ तो लड़कियों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है पूरे मोहल्ले की, कि इसकी शादी कैसे होगी? तो सब यही कहते थे ये तो देखने में भी अपनी अपनी बहनों की तरह ये देखने में सुंदर भी नहीं है, इसकी शादी कैसे होगी? तो बहरहाल मेरा ये था कि अब शक्ल तो है नहीं, तो अकल का उपयोग करो। तो अकल को इतना माँझो, अकल को इतना लेकर के आओ और हर क्षेत्र में इसको लेकर के आओ, ताकि हर क्षेत्र में आप जाकर के अपने अकल को एक धार दे सकते हैं। तो इसके लिए शुरुआत मैंने सबसे पहले नाटक के कॉलेज डेज़ में तो और स्कूल में भी मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि माँ मेरी प्रिंसिपल थी और उन्हें इस बात का बहुत ये लगता था कि अगर मैंने अपनी बेटी को उसमें दे दिया तो लोग कहेंगे कि ये नेपोटिज़्म उस समय का नेपोटिज़्म कि ये तो अपनी बेटी को प्रमोट कर रही हैं और ये है तो वो मुझे कोई कुछ देती ही नहीं थी। और कॉलेज में जाने के बाद फिर थोड़ा बहुत हमने किया। नाटक हमने मुख्य रूप से किया जब मैं ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी, आकाशवाणी से जुड़ी और वहाँ पर मैं ड्रामा आर्टिस्ट थी कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैंने वहाँ काम करना शुरू किया था क्योंकि तब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, एमए कर रही थी और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में, फ़ोक सिंगर के रूप में मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया और वहाँ से नाटक करना जब शुरू किया तो नाटक की तरफ रुचि भी बढ़ी और लगा कि हाँ, नाटक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और पहले भी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं नाच करूँ या गाना गाऊँ या फिर एक्टिंग करूँ या इस तरह की चीज़ें जो हैं, कि जो मैं थोड़े से एक पब्लिक स्फीयर में मैं जा सकूँ, इसके लिए। तो वहाँ से मेरी नाटक की यात्रा शुरू हुई, फिर मैं कलकत्ता जब मैं गई मेरी शादी होने के बाद नौकरी जब लगी मेरी पहली नौकरी तो मैं कलकत्ता गई, तो वहाँ पर भी एक ऐसे ही शौकिया तौर पर 2-3 नाटक किए, टैगोर के नाटक किए, फिर शिवमूर्ति की कहानी है कसाई बाड़ा, बहुत मशहूर जी। कहानी है, तो हुँ, उसका मैंने उसमें शनिचरी का रोल जो लीड रोल है वो मैंने किया था। दिल्ली आई तो दिल्ली में आर.एस. विकल जी हैं जो थिएटर के बहुत बड़े जी, गुरु हैं जी, और जी। उनके साथ हमने नाटक करना शुरू किया, तो फिर कसाई बाड़ा भी किया, दुलारी बाई किया, पोस्टर किया और बहुत बूढ़े पुत्रों की जवान माँ सावधान पुरूरवा और बहुत सारे नाटक उनके साथ किए थे। तो इस तरह से नाटक की संगति वो बनती गई और बाद में जब मैं मुंबई आई तब मैंने नाटक करना छोड़ दिया था, एक्टिव थिएटर छोड़ दिया था। क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरी अपनी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, तो उन सब के बीच में मुझे लगा कि मैं अभी इतना समय नहीं दे पाऊँगी कि मैं जॉब करने के बाद सुबह निकलूँ, फिर शाम तक जॉब करूँ, उसके बाद फिर मैं रिहर्सल के लिए जाऊँ और फिर मैं घर आऊँ तो बच्चों को देखना या घर परिवार जो मेरी अपनी ज़िम्मेदारी थी, कोई ऐसा बिल्कुल, नहीं था कि कोई बिल्कुल, किसी ने मुझ पर इम्पोज़ किया था। तो मैंने बिल्कुल। सोचा कि मैं अभी एक्टिव थिएटर अभी नहीं करूँगी, लेकिन मैं नाटक लिखती रही। मैं नाट न और उस समय मैंने बहुत सारे नाटक लिखे और वो सारे नाटक अलग-अलग ग्रुप्स उसको लेकर के उसे मंचित करते रहे थे। और 2007 से फिर मैंने एक्टिव थिएटर करना शुरू किया और जब एक्टिव थिएटर करना शुरू किया लगभग 20 साल के बाद 1987 में मैंने एक्टिव थिएटर छोड़ा था और 2007 में फिर मैंने वो एक्टिव थिएटर शुरू किया। तो 20 साल के वक़्फ़े के बाद मुझे ये लगा कि अब मैं ऐसा क्या करूँ, जो मेरे लिए ही चैलेंजिंग हो? क्योंकि बगैर चैलेंज के कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता, मुझे नहीं आता मज़ा। वाक़ई, वाक़ई, तो वाक़ई। तो फिर मैंने वह देखा और मैंने देखा कि थिएटर के फ़ील्ड में, थिएटर वर्ल्ड में सोलो थिएटर पर काम जो है थोड़ा कम है। मैं ये नहीं कहती कि काम हुआ ही नहीं था, लेकिन कम था काम, कम है काम, लोगों का ध्यान कम है। लोग सोलो थिएटर को बहुत रिस्पेक्टफुली नहीं देखते थे। रिस्पेक्ट कि उसको एक जिस तरह से थिएटर को होना चाहिए, एक आदर और सम्मान, उस तरीके से वो उसमें वो नहीं मैंने देखा कि वो नहीं है।
तो मुझे लगा कि हाँ, सोलो थिएटर और इट्स वेरी चैलेंजिंग इक्वली, मतलब आपके पास उतना गट्स होना चाहिए कि आप 1 घंटे, सवा घंटे तक जो है पब्लिक को, ऑडियंस को होल्ड करके रखें। उसके लिए आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, परफॉर्मेंस परफेक्ट यस। होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक सारी चीज़ें थी, तो वो करना हमने शुरू किया और धीरे-धीरे अब आज ये मुझे इस बात का संतोष है कि धीरे-धीरे अब लोगों के दिमाग में आने लगा कि हाँ, सोलो थिएटर क्या है? और सोलो और अब संस्थाएँ भी, थिएटर ग्रुप्स भी सोलो करते हैं, करवाते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस भी सोलो थिएटर करवाने लगे हैं। कम पात्रों के फेस्टिवल्स भी हो थिएटर रहे हैं। करवाने लगे हैं। और थिएटर में जब मैं एक्टिवली गई, तब लगा कि बहुत बड़ा ग्रुप लेकर के चलना जो है वो थोड़ा-सा, मतलब मेरे जैसे लोगों के मुश्किल है। लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। मुश्किल है। तो मैंने मुश्किल कम है। कैरेक्टर्स के नाटक मैंने लिखने शुरू किए और 2014 में फिर मैंने अवितोको रूम थिएटर की यस। शुरुआत की और मैंने ये कहा कि जो प्रोसिनियम थिएटर के जो तामझाम है, उनसे अलग हट करके बिल्कुल 1 टू 1 कि यहाँ सामने ऑडियंस है और यहाँ सामने आर्टिस्ट है, एक-दूसरे के सामने आकर के और बिल्कुल क्लोज़ नेट में, क्लोज़ सर्कल में आप परफ़ॉर्म करें। तो उसको मैंने शुरू किया और अभी पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ, तब मैं इसको डिजिटल में ले आई। तो उस समय मैंने जो एकल शुरू किया था 2007 में एकल शुरू किया, वो 2014 में रूम थिएटर और अब डिजिटल। ये तीनों का इतना बढ़िया एक कॉम्बिनेशन बन गया और इन सब के साथ अभी मैं बहुत अच्छे से सोलो और थिएटर और डिजिटल थिएटर और रूम थिएटर को लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। इसके बहुत सारे अभी तो को रूम थिएटर के अलग-अलग शहरों में चैप्टर्स भी खुले हैं, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में, कोलकाता में, मुंबई में तो है ही। और डिजिटल थिएटर पे हमारा फ़ेसबुक पर अवितोको रूम थिएटर पेज है, तो वहाँ से एक सीज़न हम कर चुके हैं जिसमें हमने केवल सोलो प्लेज़ परफ़ॉर्म करवाए थे पूरे देश भर के आर्टिस्ट से और अभी वसंत पंचमी से हम दूसरा सीज़न शुरू करने जा रहे हैं और उस समय उसमें थिएटर और थिएटर के साथ-साथ दूसरे क्रिएटिव प्लेटफ़ॉर्म्स हम उसको लेकर के आएँगे, परफ़ॉर्मेंसेज़ को लेकर के आएँगे देश भर के कलाकारों से। क्या बात! आपने अभी तो थिएटर की बात कही और आपने कहा कि आपका एक पेज है और हम लोग इसको करवाते हैं नेक्स्ट सीज़न आ रहा है इसका। तो अगर कोई इसको देखना चाहे, क्या ये लाइव होता है या इसको लाइव के बाद भी जो शोज़ हैं उसको कोई देख सकता है? हाँ, हाँ। ये लाइव ही होता है। जैसे इस बार हमने प्लान किया है कि हर ट्यूज़डे रात हुँ, 8 हुँ। बजे हम उसे करेंगे। और हुँ, उसे हुँ। ये अवितोको रूम थिएटर का फ़ेसबुक पेज है, उस पेज पर आकर के जैसे अभी आप के रूबरू पेज से लोग जी। देख जी, जी, सकते हैं जी। ये प्रोग्राम। लाइव और होता ये है। फ़ेसबुक, हाँ, लाइव हो रहा है, वो लाइव लाइव होता होता है। है। और फ़ेसबुक पर है तो ये लिंक आप जिसको भी शेयर करेंगे, जब तक चाहेंगे आप शेयर करेंगे, तब तक जो है लोग उसको देख सकते हैं। क्या और बात! अभी हमारी प्लानिंग या भी ये है कि इसमें सबके लिए बहुत जी, सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा कि उस पेज पर आके जो आप इतना इनिशिएट कर रही हैं कि सोलो को इतना हाइप दे रही हैं, सभी आके उस पे देखेंगे और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। खास तौर पे जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी हमें इस वक़्त देख रही है, उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा अगर वो उसको देखेंगे। ओवितो का जो आपका जो फेसबुक पेज है ओवितो, उस पे जाके वो देखें। नेक्स्ट फरवरी से आप स्टार्ट कर रही हैं, मार्च से स्टार्ट कर रही हैं? कब से फरवरी स्टार्ट हो रहा है? 16 फरवरी से। फरवरी से 16 फरवरी से, बल्कि मैं लोगों को यहाँ आपके इस रूबरू में जितने भी लोग देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, मैं उनको आह्वान करती हूँ और उनको मैं इनवाइट करती हूँ कि अगर आपके पास परफॉर्मेंस के हैं, सोलो हैं या ग्रुप्स में हैं, तो आप हमारे ये इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर के आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप हमें बस मैं फ़ेसबुक पर हूँ, आप मैसेंजर पे हमें भेज दें, मैं यूट्यूब पे हूँ, कहीं पर भी आप हमें खोज लें और हमें आप एक जस्ट मैसेज भेज दें, उसके बाद हम कनेक्ट हो जाएँगे एक-दूसरे से और फिर आपकी डिटेल हम ले लेंगे। क्योंकि ये ऑनगोइंग है, ये सेकंड सीज़न खत्म होगा तो फिर हम थर्ड सीज़न करेंगे, फिर हम फोर्थ सीज़न बिल करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि ये प्लेटफ़ॉर्म डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है और पूरे तमाम देश भर के जितने भी लोग हैं, वो आकर के इस पे शामिल हों और अपना परफ़ॉर्मेंस यहाँ करें, लोगों से कनेक्ट। क्या बात! बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स फिर से जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। हमारे साथ शालिनी कश्यप जी जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं। शी इज अ डॉक्टर एंड आकाशवाणी के नाटकों में एक बड़ा नाम है उनका, और रंगकर्म से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं और रंगकर्मी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर से हमारे साथ शहजाद हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, एक बहुत बड़ा और नाम है जम्मू कश्मीर का और हमारे मीडिया खिलाफ कर्मी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरिता हुसैन जी जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन कलाकार, लेखिका और निर्देशिका। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से कुसुम धर जुड़ चुकी हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस है जम्मू कश्मीर की, एक बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे से सुरेंद्र गोयल जी जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं, बेहतरीन कलाकार जम्मू कश्मीर के। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशोक भूमिक साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, शी कैन डायरेक्ट एनी वन, इवन शी डायरेक्टेड माई सिस्टर शालिनी टू टेक डांस, सलाम टू हर फ्रॉम द कोड। अशोक भूमिक साहब लिखते हैं। शालिनी कश्यप लिखती हैं विभा दी का यूट्यूब चैनल से बहुत ही इंपॉर्टेंट थिएटर टिप्स मिल सकते हैं, बिल्कुल। कुसुम धरजी लिखती हैं वन शुड बी कॉन्फिडेंट देन ओनली थिंग्स टेक फेवरेबल टर्न। वाकई वाकई। सरिता हुसैन जी लिखते हैं कि मेरी सखी है विभा। वाकई सरिता जी। हमारे साथ शब्बीर मुजाहिद साहब जुड़ चुके हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर के दूरदर्शन में ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं, बेहतरीन ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूरदर्शन केंद्रों में स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आकाशवाणी पे आती हूँ। आकाशवाणी के नाटकों से आपका जुड़ाव रहा, कैसा अनुभव रहा आकाशवाणी के साथ आपका? जी, बहुत खूबसूरत एहसास रहा और अनुभव रहा। मैं तो उस समय जिस समय देखिए रेडियो तो ऐसा था हम लोगों के समय में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, दूरदर्शन का कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो जो था एक रेडियो था। अच्छा जी। रेडियो भी तब एक बड़ी लग्ज़रियस आइटम माना जाता था कि हाँ, शादी-ब्याह में दूल्हे को जो है वो दहेज तिलक के रूप में उसको रेडियो या ट्रांजिस्टर दिया जाता था। आपके घर में अगर रेडियो है तो माना जाता था कि हाँ, आपका घर जो है वो थोड़ा मॉनेटरीली जो है वो समृद्ध वाह। है। तो हमारे घर में नहीं था, काफ़ी दिनों तक हमारे घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर नहीं था। उसके बाद फिर एक रेडियो जो है हम लोग मेरे ख़्याल से सब लोग शायद 7वीं 8वीं में आए होंगे कक्षा में तब हमारे घर में रेडियो आया। तो रेडियो को लेकर के तो ऐसा था और मतलब जो पहले लोग कहते थे कि रेडियो में पता नहीं कैसे लोग उसमें से आवाज़ निकालते, उसमें लोग घुसे होते हैं क्या? और यकीन मानिए मैं तब उसमें ऐसे झाँक करके देखती थी, कि उसमें सही में कोई आदमी है क्या? या सही में इसमें लोग घुस कर के गाना गा रहे हैं क्या? तो वो जो एक नॉस्टैल्जिक भाव था, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग भी कैसे रेडियो में आए और कैसे रेडियो का एक हिस्सा बने। और तब रेडियो का हिस्सा बनने के लिए सबसे आसान होता था कि चिट्ठी लिख दो या फरमाइशी फ़िल्मी गाने जो होते थे हर संडे को 1 घंटे का होता था। तो उसमें अपनी पसंद की एक पोस्ट कार्ड आप लिख कर भेज दीजिए कि फलाना गीत और हमें तो एक बार हम लोग का आ गया था, हम दोनों बहनों का, मैं और मेरी मेरी बहन रीता है, तो हम दोनों ने अपने नाम से भेज दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे हम 10 दिनों तक फूल करके एकदम यूँ ऐसे गदगद थे कि हमारा नाम रेडियो पे आया है। वाह। तो उसके बाद फिर जब मैं पढ़ रही थी ये दरभंगा में एमए कर रही थी, तो वहाँ आकाशवाणी दरभंगा है। वहाँ पर कैज़ुअल अनाउंसर के लिए वो आई थी वैकेंसी आई थी तो लोगों ने हमें बताया हमारे साथियों ने, फिर जाकर के हमने वहाँ पर अपना इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दिया, बड़े लंबे-चौड़े 3 लेयर में हमारा इंटरव्यू हुआ था, ऑडिशन हुआ था और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे इतना अच्छा उसके बाद ये लगा कि मैं जहाँ से गुज़रती थी अपने हॉस्टल से आकाशवाणी जब जाती थी, तो बीच में बस डिपो पड़ता था। तो बस डिपो के दोनों ही तरफ जो है बस अड्डा, तो बस अड्डे के दोनों तरफ चाय, पान, ये खाने-पीने और तमाम चीज़ें जो हैं वो उनकी दुकानें होती थी। तो मैं जब गुज़रती थी तो लोग अपने रेडियो ट्यून करने लगते थे। तो उनको समझ में आ गया था कि ये आकाशवाणी जा रही हैं और छोटी-सी जगह हर कोई एक-दूसरे को पहचानता है। बिल्कुल। तो आकाशवाणी जा रही हैं तो ये और लोगों ने ये पता कर लिया था कि मेरी आवाज़ और मेरा परफ़ॉर्मेंस जो है वहाँ बहुत अच्छा होता है। तो वो ट्यून कर लेते थे 6 बजे से आकाशवाणी शुरू होती थी और 6 बजे से 10 बजे तक पहली सभा जो है वो चलती थी और वो उसको ट्यून करके वो सुनते रहते थे। तो मुझे देख कर के वो लोग अपनी जब रेडियो ट्यून करने लगते थे तो मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं कुछ थोड़ा ठीक-ठाक मैं कर लेती हूँ।
और उसी समय फिर ड्रामा वॉइस के लिए वो आया उसका ऑडिशन, तो मैंने वो भी ऑडिशन दिया, तो वो भी मैं क्लियर कर गई थी। तो वहाँ कई नाटक हमने वहाँ पर किए, बल्कि वहाँ सीबीआर में पहले वो ले लिए जाते थे, सीबीआर कंप्लीट ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल। राइट्स के साथ। तो हम्म, अभी भी लोग मुझे बताते हैं कि अभी भी वहाँ से मेरे ड्रामे कभी-कभी बजते हैं। क्या बात, तो बड़ा क्या अच्छा बात, लगता है। क्या बात। और उसमें हमने बहुत सीखा कि रेडियो ड्रामा और फिर जब मैं ड्रामा में आई, थिएटर में आई, तो दोनों में क्या फ़र्क है? लिखने में, बोलने में, क्योंकि रेडियो में आपको केवल वॉइस से आपको एक्सप्रेस करना है, और पहले हम रेडियो ड्रामा सुनते थे जब रेडियो घर में आया तो, और जब मैं करने लगी, तो मैंने बहुत सीखा। आकाशवाणी से एक तो आवाज़, वॉइस मॉड्यूलेशन और जो है वो मैंने सीखा, कैसे बोलना है वो मैंने सीखा। प्रोनंसिएशन हमारी बहुत खराब थी, बहुत ही खराब थी। वो प्रोनंसिएशन वहाँ पर मैंने जाकर के दुरुस्त किया, करवाया, लोगों से दुरुस्त किया, और फिर उस तरीके से हमने वो तो आकाशवाणी ने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया, और इस तरह से उसके बाद मैं कलकत्ता आई, तो कलकत्ता में भी वहाँ मतलब मैं कैजुअल अनाउंसर या इस तरह से काम तो मैंने नहीं किया, लेकिन वहाँ कहानियों की प्रस्तुति होती थी। फिर दिल्ली में तो नहीं कर पाई थी। बॉम्बे अभी आई हूँ, तो बॉम्बे में, यहाँ मुंबई में विविध भारती और जो नेशनल चैनल है, टीवी ब्रॉडकास्ट है, तो वहाँ पे भी कविताएँ, कहानियाँ, और लगातार मैं वहाँ की रेगुलर टॉकर हूँ। क्या तो बात, रेडियो में जब आकाशवाणी जाती हूँ बहुत। तो लगता है कि अपने घर आ गई हूँ। अब क्या बात, वाकई आकाशवाणी बहुत कुछ सिखा देता है। जो भी आकाशवाणी से बहुत, जुड़ता है, आकाशवाणी इसको सब कुछ सिखा देता है। सुचित्रा जी लिखती हैं कि आकाशवाणी जो है वो डिक्शन की यूनिवर्सिटी है, वॉइस एंड डिक्शन की। वाकई एग्ज़ैक्टली। वॉइस एंड डिक्शन, वाकई। डॉक्टर सला मेहता लिखती हैं, वाकई क्या दिन थे वो भी। उसमें भी एक मजा आता था कि रेडियो में जब अपना नाम आता था तो कमाल लगता था। कमाल लगता था। वाकई। रजनीश बग्गा जी हमारे साथ जुड़े हैं अमृतसर से। बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखते हैं वंडरफुल शो, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, एक कविता की रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी लिखी हुई। जरूर सुनेंगे, कविता भी सुनेंगे, और विभा जी बेहतरीन फोक सिंगर हैं, उनसे कुछ सुनेंगे भी। तो विभा जी, हो जाए कुछ। अ, क्या सुनेंगे? कविता सुनेंगे या गीत सुनेंगे? हम दोनों चलिए, मैं सुनेंगे। दोनों हम दोनों के दोनों सुनेंगे। मिक्स में, दोनों का हम मैं दोनों। मिक्स कर देती हूँ। मैं दोनों का मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मैं फ़ोक गाती हूँ। तो फ़ोक में जी। मैं ख़ास तौर से जो एक जॉनर मिथिला का मैंने लिया है, वो है गाली गीत। गाली जी। गीत ये है कि जो शादी-ब्याह, आम तौर पर जो शादी-ब्याह होती है, तो शादी-ब्याह में वधु पक्ष के द्वारा जो है, दुल्हन के पक्ष के द्वारा दूल्हे के पक्ष को, दूल्हे के रिश्तेदारों को, पिता को, भाई को, और दूसरे नाते रिश्तेदारों को जो हंसी मजाक जो जिनके साथ किया जाता है उनके साथ, तो उसे हम गाली गीत, या मैथिली में इसे डहकन बोलते हैं, डहकन, डहकन बोलते हैं। बिल्कुल। और वो गीत मैं गाती हूँ, वो स्टेज परफॉर्म भी मैं करती हूँ। और इसके साथ जो है कि वो बहुत से गीत मैं गाती हूँ, फिर मैंने गीत लिखने शुरू किए। फ़ोक वाह। के ट्यून पर मैंने गीत लिखने शुरू किए हैं, और फिर रेस्टोरेशन का काम मैंने शुरू किया कि वो सब सारे गीत जो आधे-अधूरे बचपन में मैंने सुने थे और अभी आधे-अधूरे याद रह गए हैं, तो जो है वो है, और उसके साथ जो है उसमें मैं अपने शब्द फिर उसमें डालती हूँ। और जैसे एक स्टैन्ज़ा याद है, तो दूसरा स्टैन्ज़ा मैंने बनाया, तो 2 एक कंप्लीट करने के लिए। तो उस तरह वाह। का मैं एक गीत आपको मैं सुनाती हूँ। अ, ये है कि इसका पहले मैं मैथिली में है, तो मैं जी। मैथिली में सुनाती हूँ। मैं मैथिली में ही लिखती हूँ, मैथिली में ही गाती हूँ आमतौर पर। जी। तो इसका मतलब जो है कि एक लड़की की शादी हुई है, और शादी करके वो अपनी ससुराल आई है, और अब अपने मायके को वो बहुत मिस कर रही है। उसकी छोटी-सी बहन है, उसके साथ वो जो चोर-सिपाही वाला खेल होता है, वो खेल रही है। और उसी समय तो ये यहाँ तक ओरिजिनल गीत है। उसके बाद का जो है कि वो बादल को देख कर के, जैसे मेघदूत है, उसी तरीके से बादल को देख कर के वो कहती है कि तुम जाओ, मेरे पिता को लेकर के आओ, और मैं उनके साथ जो है वो घर पहुँचूँगी, और घर जब पहुँचूँगी, तो माँ के साथ मैं चैती, कजरी, फगुआ ये सब मैं गाऊँगी। वाह। तो ये इस पूरे गीत का जो है, इस पूरे गाने का एक वो सारांश है। मैथिली में है।
आम छु अमरौला छु आइ काल्हि बरसो आम छु अमरौला छु आइ काल्हि बरसो वाह वाह। मोर बगिया में बादल वाह। भैया बरसो हो बरसो आम छु अमरौला छु आइ काल्हि बरसो वाह। आम छु अमरौला छु आइ काल्हि बरसो मोर बगिया में बादल भैया बरसो बरसो तीमन छु तिलकौरा छु बिजुरी की भौजी की मेहंदी छु तीमन छु तिलकौरा छु बिजुरी की भौजी की मेहंदी छु मोर बगिया में बादल भैया बरसो बरसो मोर के भादो सासुर गेला छोटकी बहिनिया के टुअर केला पौर के भादो पौर के भादो हाँ पौर के भादो सासुर के लो छोटकी बहनिया के टूअर के लो पौर के भादो सासुर के लो छोटकी बहनिया के टूअर के लो चुरवानु की को ना खिलायब चुरवानु की को ना खिलायब किनका कान में कहबन कू आम छु अमरौला छु आइ काल्हि बरसो आम छु अमरौला छु आइ काल्हि बरसो मोर बगिया में बादल भैया बरसो बरसो वाह। बरसो क्या बात। बरसो क्या बात। अपनी मिट्टी थैंक की यू खुशबू होती है फोक में वाकई। और आप जी बिल्कुल जी जी कहीं का बिल्कुल भी फोक हो बिल्कुल ना, कहीं का भी फोक हो, आपको अपनी कहीं का मिट्टी की भी तरफ ले फोक हो जाता है। आप बिल्कुल आपको मतलब समझ में आए या ना आए लेकिन उसकी धुन जो होती है जब मैं कश्मीर के वाकई। गीत सुनती हूँ या कहीं के भी महाराष्ट्र में हूँ तो यहाँ जब मैं सुनती हूँ कहीं का भी किसी भी बंगाल में हूँ तो बंगाल का सुनती हूँ तो लगता है कि बस और मैं जो हमारे यहाँ जो कहावतें होती हैं मैं कहावतों पर भी काम करती हूँ तो जो हमने बचपन में खास तौर से जो जब छोटे बच्चे होते हैं जब आप उनके साथ बात करते हैं तो बहुत से अलबल 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 बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है और बहुत लास्ट में उसका एक मतलब निकलता है तो वो एक छोटा सा मैं आपको जी। सुनाती हूँ कि दादी जो है वो अपने बच्चे के साथ पोते के साथ खेल रही है पोता पोती जो भी है वो घर में है उसके साथ खेल रही है और उसके साथ वो गाना गा रही है जो वही उसको हम लोग फकरा बोलते हैं जो कहावतें हैं लोकोक्तियां जो कह लीजिए जिसका बच्चे के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं होता है वो बल 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 हम बोलते रहते हैं लेकिन उसके उसमें है कि शुरुआत में है कि मैं दाल जो है वो दाल ये कर रही हूँ चक्की में दाल बना रही हूँ और काली मिर्च जो है उसको मैं कूट रही हूँ और राजा पोखरे हमारे मिथिला में पोखरे बहुत होते हैं हर घर के पीछे पहले एक पोखरा होता था तो पोखर पोखरे होता की था। महत्ता बहुत ज्यादा है जैसे बंगाल में पोखरे की महत्ता बहुत हम्म। ज्यादा है और हम्म। मड़ुआ माछ मखान और पान ये हमारे यहाँ के चार चीजें जो है ये मिथिला की पहचान है तो उसमें ये होता था तो उस पोखरे के बारे के अगर उसमें मछलियां हैं तो इसका हम्म। मतलब कि वो घर जो है बहुत धनवान है तो मेरे बच्चे तुम्हारा जो है तुम राजा हो क्योंकि तुम्हारे पोखरे में खूब सारी मछलियां हैं हाँ हाँ। और उसके बाद जो है वो चलता है दाइल दरड़ी मरीच दरड़ी
दाल दरड़ी मरीच दरड़ी, राजा पोखर में कतेक मछरी, राजा पोखर में कतेक मछरी, आहा दाल दरड़ी मरीच दरड़ी, दाल दरड़ी वाह मरीच दरड़ी, राजा पोखर में कतेक मछरी, राजा पोखर में कतेक मछरी, हिरक मिरिक मिर्चैया के पत्ता, हाथी दांत समुंदर छत्ता, हिरक मिरिक वाह मिर्चैया के पत्ता, हाथी दांत समुंदर छत्ता, छत्ते ऊपर तीर कमानी, वाह छत्ते ऊपर तीर कमानी, कबड्डी खेले बड़ा जुआनी, वाह दाल दरड़ी मरीच दरड़ी, दाल दरड़ी मरीच दरड़ी, सांप बोले चूई चूई परवा मांगे दाना, सांप बोले चूई चूई परवा मांगे दाना, चल रे चल तो थाना गीदड़ तो हर नाना, चल रे चल तो थाना गीदड़ तो हर ना के दाल दरड़ी मरीच दरड़ी, दाल दरड़ी मरीच दरड़ी, वाह राजा पोखर में कतेक मछरी, राजा पोखर में कतेक मछरी। वाह वाह वाह, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आया विभा जी। वाकई आप मुझे बिल्कुल नॉस्टैल्जिक, मैं तो पहुंच गई अपने शहर आपके इस गाने के साथ ही, अपने छोटे से जम्मू शहर में मैं पहुंच गई। फोक वाकई आपको खींचता है, फोक वाकई खींचता बिल्कुल है। बिल्कुल। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं बहुत खूबसूरत, हमारे साथ सतीश आनंद साहब जुड़े हैं, ओ इस एक बहुत बड़ा नाम थिएटर में। सतीश, लिखते हैं मैं बहुत सुंदर विभा जी, वाकई सतीश मैं सर मजा आ गया। मैं मैं सतीश जी के बारे में बताने चाहूंगी कि जो जिस नाटक आओ तनिक प्रेम करें का आपने जिक्र किया था, तो साहित्य कला परिषद से ये नाटक पुरस्कृत हुआ था, और इस नाटक का मंचन सतीश आनंद जी ने ही किया था, खुद डायरेक्ट भी किया था और खुद क्या उसमें उन्होंने बात, act भी किया था। कमाल के रंगमंच में तो एक ही स्तंभ की अगर हम बात करें, रंगमंच के स्तंभों में से एक हैं वो। जी जी अ, बिल्कुल। कुसुमधर जी लिख रही हैं बहुत खूबसूरत। अदिति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है, लिखती हैं बहुत खूबसूरत। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं आनंदम आनंदम, मजा आ गया, वाकई वाकई मजा आ गया। मैं आओ तनिक प्रेम करे के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। ये नाटक देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि जब मैं नाटक में आई और थिएटर जब लिखना और थिएटर तो करती थी, एक्टिव थिएटर, बीच में जो विराम आया, तो मैंने ये सोचा कि मैं लिख रही हूँ, तो मैं खुद को ही उन हालात में रख करके देखने लगी कि अगर मैं नाटक करूं, अगर मैं नाटक प्रोड्यूस करूं, तो मुझे कैसे नाटक चाहिए, किस तरह के नाटक चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं कम पात्रों वाले नाटक लिखूं, तो कम पात्रों वाले नाटक हैं भी बहुत कम, और उसको हैंडल करना, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट कम रहेंगे, तो ग्रुप छोटा बनेगा, छोटे ग्रुप के साथ कहीं भी आप जाएं कॉम्पैक्ट उसमें, तो वो सोच करके मैंने उसको लिखा। इसके पहले कि ये कहानी आओ तनिक प्रेम करें, इसको एक मैंने कहानी के रूप में लिखा था, मैंने मैथिली में सबसे पहले, और उसके बाद मैंने जब उसको देखा, और केवल डायलॉग में ही पूरी कहानी, केवल डायलॉग में है, केवल डायलॉग में, तो उसके बाद मुझे लगा कि इसको विस्तार दिया जा सकता है नाटक के रूप में। जब उसको पढ़ने लगी तो मुझे बड़ा आनंद आने लगा। तो उसके बाद उसको फिर मैंने हिंदी में, उस नाटक को मैंने एक विस्तार दिया। फिर पता चला कि वो साहित्य कला परिषद में कुछ वो प्ले राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है। तो वो प्ले, ये 2005 की बात है, 4 की बात है। तो प्ले राइटिंग कॉम्पिटिशन में मैंने एक नाटक भेजा, बल्कि 2 नाटक भेज दिए, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये ये 2 नाटक, और आओ तनिक प्रेम करें, और संयोग की बात कि वो दोनों ही के दोनों नाटक जो है वो उसमें पुरस्कृत हुए। क्या बात। तो ये पहला नाटक था, पहला पुरस्कार इसका था, तो इसमें और उनकी स्कीम में था कि ये नाटक उसका मंचन करवाया जाता है, तो वही सतीश आनंद जी ने इसका मंचन किया था। और ये कहानी जो है वो अपने आप में एक बहुत, इस कहानी की खासियत ये है काजल, कि जो भी चाहे
किसी भी उम्र का व्यक्ति वहां स्टेज पर, वहां मंच हॉल में हो और वो नाटक देख रहा हो या देख रही हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या प्रौढ़ हो, वो सबको लगता है कि ये मेरी कहानी। हाँ हाँ। वो जो मैंने डायलॉग लिखे हैं, वो डायलॉग मैंने नहीं लिखे हैं, वो लग रहा है कि हमारे और आपके घर में ये पति पत्नी के बीच की कहानी है, और पति रिटायर हो चुका है और अब पत्नी काम कर रही है। अब पति, चूंकि पत्नी काम करने चली गई है, बच्चे सेटल होकर के चले गए हैं, तो वो घर में अकेला है। तो अब उसे लगता है कि मैंने अब अपने पूरे समय को याद कर रहा, और उसे अब महसूस हो रहा है कि मैंने तो जिंदगी भर प्रेम ही नहीं किया। तो इस खोए हुए प्रेम को पाने की जो उसकी उत्कट लालसा है और चाह है, वो इस पूरे नाटक का क्रक्स है। और ये पति पत्नी के बीच बड़े ही मनोरंजक तरीके से सारे संवादों के साथ स्थितियां, दोनों ने क्या खोया है इन 30 सालों में, क्या खोया है और क्या पाया है, क्या मिला है बच्चों के साथ, अपने आपस में दोनों जो दाम्पत्य प्रेम है उसमें क्या, व्हाट वी लॉस्ट एंड व्हाट वी फाउंड, इन सब की एक पड़ताल है, और बड़े ही मनोरंजक तरीके से इसकी पड़ताल है। तो जब भी लोग उसको देखते हैं तो सारे लोग यही आकर के कहते हैं कि हमें तो लगा ही नहीं कि हम नाटक देख रहे हैं, हमें तो लगा कि वाह अरे ये तो हमारे ही घर में ऐसा हो रहा है। वाह और वाह। जब मैं बनारस में इसको कर रही थी, तो एक बिल्कुल यंग, कह लीजिए कि बिल्कुल 28 30-32 साल का लड़का मेरे पास आया और कहा कि विभा जी, आज ही हमारे मेरे अपने घर में मेरी मिसेज के साथ थोड़ी सी बहस हुई है, और आज ही मैं अब ये नाटक देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं घर जाकर के उससे सॉरी बोलूंगा। क्या बात, क्या बात। बहुत खूबसूरत बात और बहुत ही प्रेरणादायक बात आपने कही। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। बहुत सारे सवाल हैं मेरे ज़हन में। आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन हैं। आपने एक बहुत बड़ी जंग जीती है कैंसर के खिलाफ, और कैंसर के जो फाइटर्स हैं, उनको आप अपनी लेखनी के ज़रिए बहुत उनको इंस्पायर कर रही हैं। और जो आपने पहली जो मैंने आपकी कविता पढ़ी कि ज़िंदगी से खूबसूरत कुछ भी नहीं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगी इस बारे में आप? क्योंकि ये बहुत मैं बड़ी बात है। जी, मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ कि मैं इससे निकल करके आई हूँ और आज आप लोगों के साथ हूँ और अपनी बातें आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ, कर पा रही हूँ। लेकिन इसके बीच में मैं बस 2-3 बातें ही लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए, कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, अगर वो आपके जी, पास आ गई है, तो हमने उसे बुलाया नहीं है। कोई भी किसी बिल्कुल, को बुलाता नहीं है, बीमारी को बुलाता नहीं है। लेकिन अगर वो आ गया है, तो वो बगैर इलाज के जाएगा नहीं। एक जुकाम भी वो जो है वो 3 दिन का टैबलेट खोजता है। तो कैंसर भी बिल्कुल, वो आपसे एक प्रॉपर इलाज माँगता है, तो उस प्रॉपर इलाज को करवाइए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसको पूरा मेंटेन कीजिए। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, नीम हकीम खतरेजान के पास बिल्कुल न जाइएगा। आप 2-4 लोगों से राय विचार ले लें, पता कर लें, ये कर लें, फिर वहाँ जाएँ और पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो डॉक्टर बताते हैं उसके हिसाब से वो करें, और सब उन सब के ऊपर अपना मनोबल बढ़ा करके रखें, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा करके रखें, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, लोग कहते हैं ना कि वो रोगी ने देह छोड़ दी है तो वो दवाई भी नहीं सुन रही है। तो अगर मैं अपने आप को छोड़ दूँगी तो दवाई या कोई भी सारी चीज़ें वो हम पर काम नहीं कर पाएँगी। तो बिल्कुल, इसलिए मैं सबसे ये गुज़ारिश, ये तो जनरल गुज़ारिश मैं करूँगी कि अगर अगर खुदा न ख़ास्ता कैंसर आ गया है, तो उसका डट कर मुकाबला कीजिए, बिल्कुल पॉज़िटिव होकर मुकाबला कीजिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए और पूरी मजबूती के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी आपके घरवालों को बहुत हिम्मत देगी, और उनका हिम्मत देना और उनकी हिम्मत बनाए रहना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक बात जो मैं सभी के साथ कहूँगी। अब आती हूँ मैं कुछ बातें जो महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आम तौर पर कैंसर जो होता है महिलाओं में, वो या तो ब्रेस्ट कैंसर होता है या यूट्रस कैंसर होता है। ये 2 चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉमन है, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। लेकिन महिलाएँ जो हैं, वो शर्म और वो बेमतलब की शर्म और झिझक के साथ रहती हैं, और उनको ये लगता है कि मैं कैसे जाऊँगी? मैं कैसे जाऊँगी? मैं कैसे चेकअप के लिए जाऊँगी? डॉक्टर के सामने मैं बिल्कुल, कैसे बोलूँगी और बिल्कुल, कैसे मैं दिखाऊँगी? तो मैं वहाँ बिल्कुल, पर उनसे यही कहती हूँ कि आप
ये हमारा शरीर है, और शरीर जैसे आँख है, नाक है, कान है, सारे समय हम आँख किसी को ऐसे करके दिखाते नहीं रहते हैं, उसी तरीके से हम किसी को अपना ब्रेस्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन ज़रूरत है तो हमें दिखाना पड़ेगा, और डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर आपका ब्रेस्ट नहीं देख रहा है, वो उस ब्रेस्ट में क्या बीमारी है, उसको देख रहा है। जैसे जब मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ और ये करती हूँ या नाटक करती हूँ, तो उसमें मैं एक उदाहरण से देती हूँ कि अगर मैं आपको एक गिफ्ट रैप देती हूँ, गिफ्ट पैकेट देती हूँ, ठीक है? तो आप उस गिफ्ट को ऐसे हो कि हाँ, वो रैपर बहुत सुंदर है, लेकर के उसे रख देती हैं, या आपके मन में उत्सुकता होती है कि ज़रा उसको खोलें, देखें तो कि उसके अंदर क्या है? तो डॉक्टर का काम वो है। डॉक्टर का काम उस गिफ्ट रैप को देखना नहीं है। उसके भीतर जो है, क्या बीमारी है, क्या है, कहाँ है, कितना है, वो देखना है। तो इसलिए बिल्कुल ना झिझकिए कि मेरे यूट्रस में है तो मैं कैसे जाऊँ, या ब्रेस्ट में है तो मैं कैसे जाऊँ, या मैं घर के लोगों को कैसे बताऊँ। ये बेबुनियाद जो शर्म और झिझक है, उसे आप छोड़िए। और दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को, खास तौर से महिलाओं को, जो हमें मेल पैट्रियार्की से हमें मिला है कि ब्रेस्ट ब्रेस्ट हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैंने कहा नहीं, खूबसूरत हो सकता है, लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा नहीं है। अगर मैं आपको बिल्कुल। सिर्फ यही कहूँ कि 2 आँखें हैं और 2 ब्रेस्ट हैं, और जान बचाने के लिए डॉक्टर, हालाँकि मैं तो बहुत लंबा-चौड़ा उदाहरण देती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि जान बचाने के लिए अगर डॉक्टर कहे कि आँखें निकलवाइए और ब्रेस्ट निकलवाइए, आप क्या प्रेफ़र करेंगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर हाँ, तो आप नहीं, इस मानसिकता से निकलने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट हमारा सबसे खूबसूरत हिस्सा है और ब्रेस्ट निकल गया तो हमारी ज़िंदगी खराब हो गई, खत्म हो गई। दूसरी बात ये भी उसके साथ ही कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब जो है, हमेशा ब्रेस्ट रिमूवल नहीं होता है। अगर वो बिल्कुल। डॉक्टर, और आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत प्रोग्रेस कर गई है, बहुत आगे बढ़ गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपका अगर बहुत ही स्थिति खराब है, तो ब्रेस्ट रिमूव करेंगे, अगर स्थिति नहीं है उतनी खराब तो आपका ब्रेस्ट नहीं रिमूव करेंगे। जैसे मेरे केस में मेरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया गया है। जो लम्प था वो लम्प निकाला गया है। तो इस तरीके से तो ये भी एक मिथक लोगों के दिमाग में है कि कन्फ्यूज़न है कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ब्रेस्ट रिमूवल होता है। ब्रेस्ट रिमूवल नहीं होता है हर केस में। जैसा केस होता है उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और सबके बाद तो ये कुछ बातें हैं जो मैं हमेशा लोगों से बोलती हूँ कि हमेशा एकदम मजबूत बने रहिए। अरे जाना तो जिस दिन है उस दिन तो है ही, जिस दिन वाक़ई। जन्म लिया है तो मरना तो है ही। तो उसके लिए अभी से क्यों मरे? जिस दिन जाना होगा उस दिन चले जाएँगे, और क्या बात है। बहुत ही इंस्पिरेशनल बात आपने कही, बहुत ही इंस्पिरेशनल। डॉक्टर सरला मेहता कहती हैं टोटली एग्री। और अशोक भूमन जी थैंक लिखते यू। हैं बेहतरीन शब्दों का प्रयोग किया है आपने। लोग आप जैसे स्ट्रांग हो। हमारे साथ निशांत जैमिनी है, इज अ डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, लिखते हैं बिल्कुल सही। सुचित्रा वाह! गुप्ता जी लिखती हैं ग्रेट, वाकई बहुत खूबसूरत बात और बहुत ही इंस्पिरेशनल बात कही आपने। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा है कि जो आपने रूम थिएटर की शुरुआत की, कि आप कैमो आपका कीमोथेरेपी चल रही थी, आप वो करके आती थी, पूरी रात फिर जाग के थिएटर करती थी और सोने का बहुत वक्त मिलता था। कि अपने आप में आपका जो जुनून है, कैसे किया आपने? कीमो भी आपका चल रहा है, थिएटर भी आप कर रही है, सोने का भी बहुत कम वक्त है। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू। हेड्स ऑफ, बस हेड्स ऑफ टू यू। बस वही जी। एक हिम्मत थी, और लगता था कि कुछ ना कुछ करते रहना है। बल्कि मैंने तो ये कहा कि मैं इतना काम करती थी कि बस वो बीमारी जब कैंसर हुआ तो मैंने उसे एक ब्लेसिंग्स की तरह ही लिया। मैंने कहा कि चलो, नेचर ने मुझे ये मौका दिया है, ये ज़बरदस्ती दिया है कि अब तुम आराम करो, कुछ दिन आराम करो। तुम आराम करने वालों में से नहीं हो। सुबह 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक एक पैर पे खड़े रह कर के चकरघिन्नी की तरह नाचने वाली तुम हो। तो अब तुम आराम करो। तो ये फ़ोर्सिबली आराम करने के लिए, तो बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर सही में किसी को खुदा ना ख़ास्ता हो जाए कैंसर या ऐसी कोई बीमारी, तो मान लीजिए कि हाँ, हमको नेचर ने एक लॉन्ग लॉन्ग लीव जो है वो प्रोवाइड किया है, और अब आप जो है आराम कीजिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए। और मैंने उसके उस बाद भी दरमियान जो है, आपने आराम कहा कि आप तो लगातार जुनून की तरह, एक मोमेंट की तरह काम करती नहीं। कीमो के बाद आप रिहर्सल्स करती नहीं, शोज करती रही।
कमाल है आप, जी, कमाल है जी, आप। हाँ, वो किया था मैंने। और केमो के समय वो मेरा सैटरडे को केमो होता था, और केमो कर होने के बाद क्या होता था कि बहुत मेरे साथ होता था, पता नहीं अब बाकियों के सबके साथ होता है या नहीं, कि केमो करवा के मैं आती थी तो उस रात में सो नहीं पाती थी, नींद ही नहीं आती थी, तो यूं बिल्कुल टकटकी लगी रह जाती थी। तो मैं फिर लिखने का या पढ़ने का या उस तरह का काम करती थी। तो कीमो सैटरडे सैटरडे पूरी रात नहीं सोती थी, संडे भी वो बिल्कुल सोती नहीं थी, और लेकिन बट अजीब अलग किस्म की एनर्जी आती थी, एनर्जेटिक हो जाती थी मैं। अब पता नहीं वो कीमो का असर होता था, या मुझे संडे को फिर वो रूम थिएटर करना होता था तो उसका कुछ होता था, कह नहीं सकती। और उसके बाद 4 बजे से मैं वो प्रोग्राम करती थी, 7-8 बजे तक लोग जाते थे, और फिर 9 बजे से फिर वो बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह जो है वो नींद आती थी, और फिर मैं उसके बाद में वो सोती थी। और उसके बाद जो है वो स्थिति जो जो वो डॉक्टर ने पहले बताया था कि केमो के बाद दूसरे या तीसरे दिन जो है सेकंड डे आपको बहुत ही वीकनेस आएगी। तो वो वीकनेस ऐसी फिर वीकनेस होती थी कि उसके बाद केमो के बाद डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था 3 दिन कंटिन्यूअसली इंजेक्शन लेने के लिए। तो मैं हॉस्पिटल जाती थी तो लिटरली मैं फिर चल नहीं पाती थी। मेरे हस्बैंड लेके जाते थे तो मैं उनका हाथ पकड़ कर के मैं चलती थी, और जब तक मेरी गाड़ी आती थी, ड्राइवर लेकर के आता था, तो उतनी देर मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी। मैं हॉस्पिटल के सोफे पे मैं लेट जाती थी। फिर घर आती थी तो घर भी जितनी देर में लिफ्ट से लेकर लिफ्ट तक जाना, लिफ्ट में चढ़ना, उतरना, घर तक पहुँचना, वो भी मैं अकेले खड़े होकर के मैं नहीं कर पाती थी, इतनी वीकनेस हो जाती थी उसमें। लेकिन सैटरडे और संडे जो है वो 2 दिन बहुत ही, क्योंकि नींद ही नहीं आती, तो इसलिए कुछ काम मतलब नींद नहीं आ रही है तो चलो कुछ, और नींद ना आए तो हल्ला बोल की तरह होता था कि नींद ना आए तो पढ़ ले, नींद ना आए तो लिख ले, नींद ना आए तो नच ले, नींद ना आए तो गा ले। तो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती रहती थी, यूट्यूब पे पोस्ट करती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। हेड्स ऑफ। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, सुचित्रा जी लिखती हैं, ग्रेट। हमारे साथ डिम्पल अनिल जुड़ी हैं, जम्मू कश्मीर से, बेहतरीन कलाकार हैं। शी इज एडुकेशनिस्ट ऑल्सो, लिखती हैं स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम विद इन। बिल्कुल। जय नारायण कश्यप जी लिखते हैं, युद्ध तो खुद ही करना पड़ता है, डॉक्टर तो युद्ध के लिए शस्त्र देता है आपको। वाकई। सुचित्रा जी लिखती हैं, ऑल हर वर्क एंड इन्वॉल्वमेंट मस्ट हैव गिवन हर द स्ट्रेंथ। जिंदगी देखने का कितना खूबसूरत नजरिया है इनका। हिम्मत चाहिए। easier said than done, so salute to her। वाकई सल्यूट टू विभा दी। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, डॉक्टर सरला मेहता इज अ गायनाकोलॉजिस्ट, वो लिखते हैं, और बेहतरीन रंगकर्मी तो है ही, आकाशवाणी के नाटकों से भी जुड़ी हैं। लिखती हैं, वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल, यू आर ग्रेट। वाकई यू आर ग्रेट। वाकई। वाकई। मतलब आप जो बात कर रही है, मेरे मैं रियली सल्यूट टू यू। सल्यूट टू यू। ओ थैंक यू। वुमेनिया सीरीज, ओ वुमेनिया सीरीज के बारे में बताएं। जी, ओ ओ सॉरी। वुमेनिया, ओ वुमेनिया। हाँ, ये वो मनिया में क्या है कि ये वही वो सीरीज है कि जिसमें मैं महिलाओं के ऊपर मैं लिखती हूँ, और खास तौर से ओ वुमनिया करके वो मेरे यूट्यूब पर वो एक है। और मैंने उसमें वही, ये उन्हीं दिनों की बात है जिस समय मैं बीमार थी, और अपने सारे काम कैसे करूँ, किस तरह से मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी। तो जी उस समय इंस्टाग्राम पे 15 सेकंड का, जैसे अभी 60 सेकंड्स के वीडियो बनाने की फैसिलिटी है, उन दिनों जी। 15 सेकंड्स के वीडियो बनाने की फैसिलिटी। तो मैं 15-15 सेकंड के, 13-14 सेकंड, 15-14 सेकंड, 15 सेकंड जितने भी होते थे उसके मैं हम्म। वीडियोस बनाती थी। तो फिर मैंने वो वुमनिया ओ वुमनिया की एक थीम पूरी बनाई कि मल्टीटास्किंग वुमेन जिसे हम कहते हैं, वो मल्टीटास्किंग वुमेन क्या है? और मल्टीटास्किंग वुमेन का मतलब कि वुमेन आर कंसिडर्ड इनटू अ रोल ओनली। दे आर डिफाइंड इनटू अ रोल ओनली। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, which is very first it must be considered, she must be considered as a human being। आप ऐसे भी कहीं पूछेंगे ना वहां कितने लोग थे, तो लोग कहेंगे हाँ 25-30 लोग थे, उसमें 3-4 महिलाएं थी। हम्म। अरे, हम्म। हम्म। तो वो महिलाएं क्या वो महिलाएं मनुष्य नहीं है क्या? तो सबसे अगर बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम मनुष्य हैं, उसके बाद हम स्त्री हैं, उसके बाद हमारी भूमिकाएं हैं। हम किसी पुरुष से बात करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं क्या कि आप, हम उनको कहते हैं क्या कि आप पिता हैं, पति हैं, बेटा हैं, दादा हैं, दादी नहीं।
महिलाओं से सबसे पहले पूछते हैं। हम्म, महिलाएं किसी पोस्ट पे गई, आप भी हैं, आप खुद इतने अच्छे पोस्ट पर हैं काजल, आपसे भी लोग ये पूछते होंगे, अच्छा घर कैसे मैनेज करते हो, खाना पीना कैसे यस, बनाते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछते हैं, पूछते हैं। किसी किसी से भी, मतलब घर, महिला ने घर के बाहर कदम रखा नहीं कि उसके पहले उसके लिए ये यक्ष प्रश्न उसके लिए खड़ा हो जाता है। मेरा ये कहना है, उसी के उसमें मैंने वो वुमनिया सीरीज मैंने शुरू की, और अलग अलग सिचुएशन ली, और अलग अलग पति कैसे बोलता है, सास कैसे बोलती है, दोस्त कैसे बोलता है, पड़ोसी कैसे बोलती है, और सब बॉस कैसे बोलता है, और सारे के सारे ससुराल में और रिश्तेदार हैं तो वो कैसे बोलती है, और सभी की अपेक्षाएं हैं, उनकी जी, अपेक्षाएं जायज हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो वुमन है, जो औरत है, उसकी भी तो कुछ अपेक्षाएं हैं, और अंत में जो है वो बाकी सारी चीजों में वो रह करके फ्रस्ट्रेट होकर के वो वुमनिया होकर के वो रह जाती है। तो ये दो तीन तीन 3.5 मिनट का एक यूट्यूब पर है, आप लोग देखेंगे तो आपको मजा आएगा, और मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन जो आकाशवाणी की देन है वो भी आप देख सकते हैं उसमें। क्या बात, क्या बात, ये सबसे अच्छी बात। वाकई। मैं अब आपका, अभी आपका एक नाटक आया है प्रेग्नेंट फादर, मैं जी उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। आपका लेटेस्ट नॉवल, उसके लिए आप दिल्ली भी आ रही है, आपका अवार्ड भी मिल रहा है, मैं चाहूंगी इसके बारे में हमें बताएं। जी, हाँ, ये नाटक है, ये प्रेग्नेंट फादर। ये प्रेग्नेंट फादर एक नाटक है, और इसे मैंने जी। पिछले साल 2 साल पहले लिखा था, और पिछले साल इसे नेमीचंद जैन सम्मान भी मिला है, और जिसे अभी मैं रिसीव पिछले साल कोरोना की वजह से हुआ नहीं, हम्म, तो इस साल मैं जा रही हूँ 16-17 को, वहां दिल्ली में अवार्ड गिविंग सेरेमनी है। इस नाटक, ये भी यहाँ पर भी अगेन हम इसको ये कहेंगे कि इसे मैंने एक विमेन डिस्कोर्स से जोड़ा है, क्योंकि हम विमेन बॉडी से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है कि हम्म, महिलाएं काम भी करें, दिन रात काम करें, घर भी संभालें, बच्चे भी संभालें, पति को भी देखें, सास बीमार है तो उसको भी देखें, सब कुछ देखें। हाँ, प्रेगनेंसी है तो सारी प्रेगनेंसी के जो है सारे जितने भी इफ्स एंड बट्स हैं वो उसको फेस करना ही है, और उसके बाद भी जो है आफ्टर प्रेगनेंसी भी, आफ्टर डिलीवरी भी उसे सब कुछ करना ही है, सब कुछ फेस करना ही है। लेकिन एट द लास्ट उसे मिलता क्या है? अरे वो जनानी, हमारे यहाँ जनानी बोलते हैं, जनाना और जनानी। बिल्कुल अरे बिल्कुल वो बोलते हैं। अरे वो जनाना वाला कुछ है, अरे वो जनाना जी। वाली बात है। भाई जिस जनाना की वजह से आप धरती पर आते हैं, उसके लिए वो जनाना वाली बात कैसे हो जाती है? तो मैंने कहा, और कभी आप जो है, वैसे लोग भी होंगे, आई एम हैट्स टू देम और सैल्यूट टू देम, कि अगर वो अपनी पत्नी के इमोशंस को उस समय प्रेगनेंसी के समय समझते हैं, बल्कि आमतौर पर 99% में जो है लोग नहीं समझते, लोग जस्ट इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई तो क्या हो गया, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रेग्नेंट तो होगी ही। तो प्रेग्नेंट हो गई, अब प्रेग्नेंट के बाद अरे हाँ ये होता है तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, तो क्या है, अगर उल्टी हो गई तो क्या है, चक्कर आ गए तो क्या, मतलब 9 महीने तक वो कितने इमोशनल टर्बुलेंस से गुजरती है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो मैंने सोचा कि अगर यही सारी चीजें अगर एक मेल के साथ हो तो क्या हो, अगर एक मेल प्रेग्नेंट हो तो क्या हो। तो ये एक हमने ये कल्पना की है कि ये मेल प्रेग्नेंट हुआ है। अब मेल प्रेग्नेंट हुआ है तो अब देखिए कि पूरा समाज हमारा कैसे उसको लेता है। तो मीडिया क्या करता है, सोसाइटी क्या करती है, मार्केट क्या करता है, प्रोडक्शन क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, हॉस्पिटल क्या करता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये सारी चीजें इसके साथ चलती हैं, और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से चलती हैं। इसका सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें इसकी माँ का कैरेक्टर, जो खुद चाहती थी कि उसका हस्बैंड प्रेग्नेंट हो जाए। और जब वो ये सुनती है कि बेटा प्रेग्नेंट हो गया है तो हमारे खुशी के पागल हो जाती है कि अरे ये तो हम चाहते थे कि तेरा बाप हो, तो चल बाप नहीं हुआ तो बेटा तो कम से कम हो गया। तो और बहुत ही मजेदार, और वाइफ जो है उसकी प्रिया, जो वो है, तो वो उसको कहती है बार बार, उसे बार बार कहती है कि तुमने कभी महसूस किया क्या कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कभी तुमने ध्यान देने की कोशिश। तो ये अगेन ये दो संबंधों को, कि पति पत्नी के रिश्तों को समझने की एक कोशिश है प्रेग्नेंट फादर के जरिए।
क्या बात। जयनारायण कश्यप जी लिखते हैं कि प्रेग्नेंट फादर जरूर पढ़ना चाहेंगे, कहाँ से उपलब्ध हो पाएगी ये किताब? जी, ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर है, किताब घर से पब्लिश्ड है, किताब घर दिल्ली से, और अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर है। और बल्कि इसके साथ मैंने एक स्कीम भी दी है कि यू बाय वन एंड गेट वन फ्री। तो आप अगर प्रेग्नेंट फादर लेते हैं, तो हमारी एक ऑनलाइन किताब है, मियाँ बीवी के ट्विस्टेड जोक्स। क्या बात। क्या बात। ये भी उतनी ही इंटरेस्टिंग किताब है, लेकिन ये ऑनलाइन पब्लिश्ड है, तो वो ऑनलाइन किताब हम आपको गिफ्ट करेंगे। तो जब आप किताब ले लें, तो मुझे आप फेसबुक मैसेंजर पर आप हमें बता दें कि आपने किताब ले ली है, और मैं आपको, आप अपना मेल आईडी मुझे शेयर कर दें, मैं आपको वो किताब आपको गिफ्ट कर दूंगी, जिसे आप डाउनलोड करें, पढ़ें, एंजॉय करें। और वो भी अपने आप में बहुत ही मजेदार किताब है, मियाँ बीवी के ट्विस्टेड जोक्स। ये भी वुमेन डिस्कोर्स का एक हिस्सा है कि हमें जो जितने डिमीन करने वाले जोक्स मिलते हैं महिलाओं पे और बीवियों पर, जो जोक्स लिखे जाते हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस जोक्स को पलट दिया है। जहां बीबी है वहां मियाँ कर दिया है, जहां मियाँ है वहां बीबी कर दी है। क्या बात। और आप चाहे तो मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि हस्बैंड बोलता है, जो 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 ओरिजिनल जोक है, तो हस्बैंड वाइफ से बोलता है कि अगर मैं गणपति होता, तो तुम हर शाम मेरी आरती उतारती, मुझे लड्डू खिलाती, कितना मजा आता। ये ये ओरिजिनल जोक है। अब मैंने इसमें पलट दिया कि पत्नी ने पति से कहा, अगर तुम गणपति होते, हर साल मैं तुम्हारा विसर्जन करती, नया गणपति लाती, कितना मजा वाह। ऑसम। तो ये इस तरह के हैं कि जो ओरिजिनल जोक है, और उसके साथ जो है, जो मैंने पलट दिए हैं, वो ये जोक है। इसीलिए उसका नाम रखा है मियाँ बीवी के ट्विस्टेड जोक्स। ये ट्विस्टेड पार्ट जोक। 1 है। सेकंड पार्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ, वो भी शायद मार्च के एंड तक वो भी आएगा, सेकंड पार्ट भी। तो प्रेग्नेंट फादर के साथ ये आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा, जो भी लेंगे। क्या बात। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं दिल्ली की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयनारायण कश्यप जी लिखते हैं, बहुत ही कमाल का विषय है गजब। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, क्या आपकी ऑटोग्राफ वाली किताब मिल सकती है? हाँ, आप अपना एड्रेस दे दें, तो मेरे पास जो किताब है, मैं उस पे ऑटोग्राफ करके मैं भेज दूंगी। जी। अपना जो अपने सिग्नेचर के साथ। युवा पीढ़ी है, आप उनको जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी एज एन एक्सपर्ट, जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ना चाहती है, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, कोई भी फील्ड हो, आप एज एन एक्सपर्ट क्या कहेंगी उनको? किन चीज मैं दो खास तीन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए? मैं 2-3 बातें कहूँगी, जी। जिसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी फ़ील्ड में आप जाएँ, आप क्रिएटिव के किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, राइटिंग में जाएँ, एक्टिंग में जाएँ, या कहीं पे भी जाएँ, या अपने करियर के किसी भी फ़ील्ड में आप जाएँ। जी। जो सबसे ज़रूरी है और जिसका कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, वो है मेहनत, कड़ी मेहनत। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हम मेहनत का शॉर्टकट निकालेंगे, तो वो भी हमें शॉर्टकट करके चला जाएगा। इसलिए जो भी हैं, सबसे पहले तो जिस फ़ील्ड में हैं, उस फ़ील्ड के लिए मेहनत कीजिए। वो ज़ेरॉक्स की तरह मत सोचिए कि हमने, मतलब आप एक्टर बनने आए मेरे पास, तो हम ज़ेरॉक्स मशीन की तरह, मतलब आपको कोई एक्टर की मशीन है कि यूँ डाले और यूँ आप निकल गए, उसमें आप मत पड़िए। पढ़िए, सबसे पहली बात है कि पढ़िए, आपको जो मर्ज़ी आती है, जो मर्ज़ी है, वो आप पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2 कि आप जिस जगह को बिलॉन्ग करते हैं, आप यूपी को बिलॉन्ग करते हैं, एमपी को बिलॉन्ग करते हैं, कश्मीर को बिलॉन्ग करते हैं, महाराष्ट्र को बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ की जो मेन चीज़, वहाँ का जो 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 जीवन है और जो फ़ोक है, जो सांस्कृतिक पक्ष है, उसको आप ज़रूर अपने साथ लेकर चलें। वो आपका यूएसपी है। वो आपको हर जगह आपको मदद करेगा, आपकी एक अलग पहचान बनाएगा। और इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। और एक्टिंग जो है, जो मैं मान के चलती हूँ कि एक्टिंग सीखी नहीं जाती है। आप यस। बस कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपने आप एक्टिंग वो हो जाती है। क्योंकि एक्टिंग, जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में
हम 20-30% एक्स्ट्रा डाल देते हैं कि लार्जर रियल लाइफ में लार्जर देन रियल लाइफ जो है, रियल लाइफ लार्जर देन रियल लाइफ जो है, तो उसको थोड़ा सा लार्जर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे 200 लोगों को एक साथ एड्रेस करना है, तो थोड़ा सा मुझे एग्जैजरेट अपने आप को करना होता है। तो उतना एलिमेंट आप डालें, उससे ज्यादा डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि तब वो एक्टिंग नहीं हो जाएगी रहेगी, तब वो पता नहीं कुछ और हो जाएगा। तो जिंदगी है और जिंदगी के साथ एक्टिंग है। तो पहले जिंदगी को समझ लीजिए, जो आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिंग कर रहे हैं, उसको आप रियलाइज कीजिए, अपने में ढालिए। मतलब मैं ये कहती हूँ कि मान लीजिए कि मैं खाना बनाने वाली की भूमिका कर रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे खाना बनाने वाली की भूमिका मिली है। तो खाना बनाने वाली कैसे चलती है, कैसे कपड़े पहनती है, वो कैसे घर में घुसती है, वो कैसे पूछती है कि क्या बनाना है, वो कैसे बनाती है, उस समय उसकी अपनी मानसिकता क्या है, इन सब को आप अध्ययन करें। इनका अध्ययन करेंगे तो एक्टिंग अपने आप हो जाए। वाकई। मैं उनसे यही बात वाकई। कहना चाहूंगी कि और मेहनत, कड़ी मेहनत, और जिसको आप कर रहे हैं उसके ऊपर उसका जो एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइंस ना पढ़ें, वो तो आपको बोलना ही है, वो तो आप बोलेंगे। रीड बिटवीन द लाइंस एंड रीड बिहाइंड द लाइंस। तो लाइन के जी। पीछे जो है वो और लाइन के बीच में जो है वो, उसको आप पढ़ें। आपकी एक्टिंग जो है, नो डाउट कि वो बहुत, और यही मैं सिखाती भी हूँ। मैं ऑनलाइन सोलो थिएटर क्लास लेती हूँ, और अभी जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, पहले तो मैं फिजिकल लेती थी, ऑनलाइन थिएटर क्लास लेती हूँ, सोलो थिएटर क्लास, और मैं ये सब भी सिखाती हूँ। जिन्हें सीखना हो वो आकर के सीख भी सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे किरण चोपड़ा जी लिखती हैं, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। सुधा पुरी जी लिखती हैं, बिल्कुल। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, शिद्दत क्या होती है? विभा जी एक एग्ज़ाम्पल है। वाक़ई, विभा जी पता ही नहीं चला 1 घंटे से ज़्यादा वक़्त हो गया, पता ही नहीं चला आपसे वाह! बात करते हुए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतना इंस्पिरेशनल, ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ, वाक़ई इट वाज़ सो इंस्पिरेशनल टॉकिंग टू यू। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मैं आपको, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू काजल, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपकी इतनी ऑगस्ट गैदरिंग यहाँ पर है, इतने ऑगस्ट ऑडियंस यहाँ पर है, और सबने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं सभी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, रूबरू का अदा करती हूँ कि आपने हमें ये मंच दिया और मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा कर सकी। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विभा दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं। हम जो हमारा शख्सियत है इसका अगला अंक कल शाम को 7 बजे होगा। कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे सिनेमा, रंगमंच और टेलीविज़न से जुड़े हुए निर्देशक, कलाकार दिनेश प्रधान साहब। तो रुकिएगा, हमारे साथ, जुड़िएगा हमारे साथ, और उनका जो जर्नी है कला के क्षेत्र की उससे हम सभी रूबरू होंगे। और जिस तरह से आप हमेशा हमारा हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, कल भी इसी तरह से हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।